तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। मौसम बदल रहा है दिल्ली में, अब शाम होते ही ठंड महसूस होने लगा है। अब पंखा भी लगभग बंद हो गया है, एसी तो खैर अब गाड़ी में भी चलाना बंद ही हो गया है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, तापमान गिर रहा है। और ये बड़ा खूबसूरत मौसम होता है सर्दी का दिल्ली में। और मुझे लगता है कि 12 महीने में अगर मुझसे पूछे तो सबसे अच्छा मौसम यही होता है, अभी से लेकर अगले मार्च तक। तो अच्छा मौसम है इस बार भी। बाकी कल का मैच आप लोगों ने देखा ही होगा। एक तरह से पाकिस्तान के दरवाजे लगभग बंद, पाकिस्तान में कल मातम हो गया होगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम मैच हारी, 130 रन से बनाने से जिम्बाब्वे के खिलाफ बैटिंग चल नहीं पा रही है। और कायदे से देखें तो पाकिस्तान में 2 बैट्समैन को छोड़ के बाकी कोई अगर पिछले कई सालों में मतलब एक आध साल के अंदर मिडिल ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही शायद नहीं है। तो ये था, इंडिया मैच जीत गए। लेकिन आज एक अहम मैच था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। बारिश की नज़र, कितने मैचेस बारिश में धुल गए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो वर्ल्ड कप रखा गया, तो अगर ऑस्ट्रेलिया में, मुझे इस वक्त ये जानकारी नहीं है कि ये जो मौसम है, अक्टूबर का जो महीना है, वहाँ क्या ज़्यादा बारिश होती है, और अगर होती है तो फिर इस महीने में क्यों वर्ल्ड कप रखा गया। क्योंकि एक साथ कई मैच, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच भी वैसे ही होते हैं, लेकिन वो हुआ ही नहीं। तो बस अच्छी बात यह है कि हमारे सारे मैच ठीक ठाक हो रहे हैं। तो वर्ल्ड कप अभी चलता रहेगा। इंटरेस्टिंग, शानदार मैच है। पॉइंट टेबल भी बड़े इंटरेस्टिंग है। सेमीफाइनल में कौन पहुंचेगा अभी कहना मुश्किल है सबके लिए। हमारा रास्ता आसान है, बस साउथ अफ्रीका को एक हराना है और उसके बाद फिर सब कुछ ठीक। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी एक ऐसे शेफ की है जिनको एक सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल था। दुनिया में बहुत सारे शेफ हुए, लेकिन ये वो शेफ हैं जिनके बड़े बड़े सेलिब्रिटी ख़ास तौर पर जाते थे इनका खाना खाने के लिए, जिसमें स्टीव जॉब्स भी और फिल्मी सितारे बहुत बड़े बड़े हॉलीवुड के। कहते हैं कि जिस रेस्टोरेंट में ये मास्टर शेफ थे, ये उन्हीं के नाम पे बाद में खोला गया था। वहाँ पे खाना खाने के लिए 21 दिन पहले से आपको बुकिंग करनी पड़ती थी, रिजर्वेशन, वरना मिलता नहीं था। मतलब 3 हफ्ते पहले कि यहाँ आना है, और तब जाकर उस रेस्तरां में इनके हाथ का खाना मिलता था। 1-2 रेस्तरां जब ये छोड़ कर गए तो कहते हैं कि वहाँ के बहुत सारे लोग जो खाना खाने आते थे उस शहर के, वो रोने लगे थे। तो ऐसी हैसियत थी। नाम है मासा कोबायाशी, बल्कि मासा ताका कोबायाशी। जापान में पैदा हुए, जापान के एक फूड कॉन्ट्रैक्टर के बेटे। प्यार से लोग इनको मासा कहते थे, और वरना इनका नाम जो है मासा ताका कोबायाशी। तो जापान में एक ठीक ठाक परिवार में पैदा हुए। पढ़ाई के साथ बचपन से ही खाना बनाने का शौक था और खाना खाने का भी शौक था। और इसी शौक को मासा को लगा कि चलो इसको अपने करियर में बदलते हैं। 16 साल की उम्र में अपने पिता से कहा कि मैं इसी फील्ड में जाना चाहता हूँ, शेफ बनना चाहता हूँ। और इसके बाद वो स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। यूरोपियन और पश्चिमी ये सारे खाने कैसे होते हैं, ख़ास तौर पर उनके जो फ्रेंच खाना, सारा अमेरिकन लोग जो ज़्यादा पसंद करते हैं, इन सारी डिशेस के बारे में नई नई चीज़ें सीखी, पढ़ाई लिखाई की, और फिर ये सब करने के बाद अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका आने के बाद इन्होंने नौकरी शुरू की अलग अलग रेस्तरां, होटल में, और खाना बनाना शुरू किया। ख़ास चीज़ ये थी कि खाना बनाते तो बेहतर थे ही थे, उसका जो प्रेजेंटेशन होता है, खाने का प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखता है। वो बहुत ही खूबसूरती से अलग अलग अंदाज में लोग देखकर, जैसे टेबल पर खाना सजता तो वो सिर्फ देखकर ही खुश हो जाते थे, जिस तरीके से और जिस खूबसूरती के साथ वो परोसा करते थे। तो अब ये अमेरिका पहुंच जाते हैं। 70s के आखिर की बात है, 80s। और अमेरिका में फिर एक पहले न्यूयॉर्क में पहुंचते हैं और न्यूयॉर्क के एक होटल को ज्वाइन करते हैं, और वहाँ पर मासा अपना शेफ़ के तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं। होटल का नाम था ली प्लेजर। तो ली प्लेजर में काम करने धीरे धीरे अब इनके हाथ के खाने के चर्चे होने लगे। लोग एक दूसरे से बताने लगे, फिर स्पेशली लोग खाना खाने आने लगे। तो सिर्फ ये जो होटल है ये मासा के नाम पे ही चल पड़ा कि यार यहाँ एक शेफ़ है जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खाना बनाता है, ख़ासतौर पर इसके जो फ्रेंच फूड और बाकी चीज़ें हैं। तो अब लोगों की भीड़ आने लगी, धीरे धीरे ये मशहूर होने लगे।
कुछ वक्त के बाद एक बड़ा ऑफर मिला, मासा ने वो नौकरी छोड़ दी उस होटल की और एक बहुत बड़े होटल में, न्यूयॉर्क में ही दूसरे होटल में काम करना शुरू कर दिया। अब इस बार जो होटल था वो उससे भी बड़ा था जहाँ पहले काम कर रहे थे। इसका नाम नापा वैली में ये शुरू हुआ था। अब यहाँ पे भी करने लगे और ये होटल चल पड़ा, लोग बड़े खुश। और वो जो पुराना होटल था, उनके जाने के बाद ये आलम हो गया कि उनको रेस्तरां बंद करना पड़ा, क्योंकि लोग आते थे मासा के हाथ का खाना खाने के लिए, वो थे नहीं, छोड़ चुके। अब लेकिन इस बड़े होटल में काम करके पैसे वैसे खूब कमा रहे हैं, लेकिन खुशी नहीं मिल रही। उनको लगता था कि जिस तरीके का वो खाना बनाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, अब इतने बड़े होटल में इतने सारे लोगों की ये जो डिमांड्स है वो पूरी करने में मुश्किल आ रही है। तो उन्हें लगा कि जो लोगों को पेट के ज़रिए खुशी देने का काम था वो कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहे हैं वो। तो लगा कि यहाँ शायद वो अपने हुनर को ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और इन तमाम लोगों का एक साथ हर दिन इस तरीके से खाना बनाना कहीं ना कहीं उनके खाने की जो क्वालिटी या फिर वो जैसा बनाना चाहते हैं, अलग अलग डिश ईजाद करना चाहते हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि बंदिशों में बन गए हैं। तो फिर इस होटल को भी वो नौकरी कुछ वक्त के बाद छोड़ देते हैं। अब ये बात 84 की है, 1984 की। अब इनको छोड़ने के बाद एक सैन फ्रांसिस्को में एक कारोबारी थे, वो मासा को एक ऑफ़र देते हैं कि हमारा छोटा सा रेस्टोरेंट है। वो ये चीज़ जानते थे मासा के बारे में कि ये लोगों को अच्छा खाना खिलाना चाहता है, पर ये भी चाहता है कि बहुत बड़ा होटल ना हो, ताकि वो अपनी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सके। तो उस कारोबारी ने इन चीज़ों को पकड़ लिया, मासा को ऑफ़र दिया, और वो मासा के खाने का खुद भी फ़ैन था, उसने खाए थे 2-3 होटलों में। तब इसके बाद मासा ने एक्सेप्ट कर लिया और सैन फ्रांसिस्को अब मासा पहुंच जाते हैं। वो कारोबारी जिसने अपने होटल में छोटे से बुलाया था रेस्तरां में मासा को कि आओ हमारे यहाँ काम करो, वो इससे इतना प्रभावित था, इतना ज़्यादा मासा को मानता था कि उसने अपने उस रेस्तरां का नाम ही मासा ताका के नाम पर मासा रख दिया, मासा रेस्तरां। अब मासा रेस्तरां चल पड़ा सैन फ्रांसिस्को में। देखते ही देखते अब नाम होने लगा, क्योंकि मासा का नाम तब तक सभी जानने लगे थे। सेलिब्रिटी शेफ़ हो चुके थे, जगह जगह पे उनका इंटरव्यू, तस्वीरें छपती, बड़े बड़े सेलिब्रिटी खाना खाने आते। तो अब मासा कोई छोटे मोटे शेफ़ नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े स्टार सेलिब्रिटी शेफ़। शादी हो चुकी थी, 3 बच्चे थे, पेरेंट्स भी थे, सब कुछ ज़िंदगी ठीक चल रही थी। लेकिन तभी 13 नवंबर 1984 की एक तारीख आती है, 13 नवंबर 1984। रात करीब 2 बजे अपने इसी मासा रेस्तरां से रूटीन में शामिल होता था कि वो दिन में पहुंचते और रात खाना वाना खिलाने के बाद जब सब कुछ ख़त्म हो जाता तो वो करीब 2 बज जाते। तो रात करीब 2 बजे ये मासा रेस्तरां से अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। उस दिन इनकी बीवी और तीनों बच्चे थे नहीं, मासा के पेरेंट्स के पास ही, वो उनसे मिलने के लिए गए हुए थे उस शहर से बाहर। तो अभी अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, अपने मैनेजर को फिर रात को बाय करते हैं, इनका अपना एक मैनेजर भी था, और कहते हैं कि अब कल मुलाकात होगी। और मासा उसके बाद 3rd फ्लोर पे उस अपार्टमेंट में रहते थे, इस जिस जगह पे, तो वहीं पे वो जाकर सो गए। अब अगले दिन तय वक्त पर उनको मासा रेस्तरां पहुंचना था, क्योंकि सारी तैयारी होती थी, तो सेकंड हाफ में ही आया करते थे। और उसके लिए फिर वो तैयार होते और करीब 4:30 बजे अपने मैनेजर को फ़ोन करते। मैनेजर रेडी रहता, फिर साथ लेकर जाते। 4:30 बज गए, मैनेजर के पास फ़ोन नहीं आया, और ये पहली बार हुआ। मासा अपने काम, अपने टाइम को लेकर बड़े पक्के पाबंद थे, लेकिन फ़ोन आया नहीं। अब मैनेजर को लगा कि ये पहली बार ऐसा है। खैर, मैनेजर ने कहा थोड़ा इंतज़ार करते हैं, थोड़ा इंतज़ार की बात भी नहीं आया। अब मैनेजर ने वापस पलट के फ़ोन किया अपार्टमेंट में, लेकिन घंटी बजती रही, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैनेजर को बड़ी फिक्र हुई, क्योंकि अब तक उनके साथ जब से वो था तब से कभी ऐसा हुआ नहीं। अब इस परेशानी में भी क्या बात है, वक्त भी हो रहा है, रेस्तरां भी जाना है। मैनेजर 3rd फ्लोर पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद उसके पास भी एक चाबी थी, उसने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता है, सामने ड्राइंग रूम में खून से लथपथ मासा की लाश पड़ी थी फर्श पर। देखते ही मैनेजर बदहवास हो जाता है, वो फौरन शोर मचाता है, फिर अपार्टमेंट के लोग आते हैं, कोई पुलिस को फ़ोन करता है, फिर पुलिस की टीम आती है। अब इसके बाद जांच होती है।
तो जांच होने के बाद ये पता चला कि उस रात घर में अकेले थे, बल्कि 2 दिनों से, क्योंकि उनके जो वाइफ और 3 बच्चे थे वो डोमिनिकन रिपब्लिक गए हुए थे, जहाँ पे फादर और मदर इसके रहते थे, मासा के। अब पुलिस ने जब घर का सीन ऑफ क्राइम को देखा तो एक विंडो शीशा टूटा हुआ है, दरवाजे का बोल्ट टूटा हुआ है और घर के कुछ सामान इधर उधर बिखरे हैं। और पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि किसी ने रॉबरी की है और उसी रॉबरी के चक्कर में मासा को मार डाला। मासा के शरीर पर कुछ खून के निशान भी थे, फर्श पर भी खून, किसी चीज़ से हमला किया गया था धारदार। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि मासा की मौत गर्दन की हड्डी टूटने से हुई है। वहीं कमरे में उनका अपना एक सर्विस रिवॉल्वर पिस्टल भी था। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने एक पिस्टल लगा रखी थी और उस पिस्टल से एक गोली भी चली थी। उसके खोखे और कारतूस उसी घर में थे, लेकिन वो गोली किसी को लगी नहीं थी, क्योंकि वो गोली और खोखे दीवार में धंसे हुए और खोखे ज़मीन पर। तो अब ये सारी चीज़ें पुलिस ने सारे एविडेंस कलेक्ट किए और अब ये था कि रॉबरी के एंगल से मामले की जांच शुरू हुई। उसकी वजह ये थी कि एक तो सेलिब्रिटी शेफ और ठीक ठाक पैसा भी, घर में अकेले थे, विंडो जिस तरीके से टूटी हुई, दरवाजे को जिस तरीके से तोड़ा गया, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इशारा कर रही थी कि ये मामला लूटपाट का है। पुलिस अपनी तफ्तीश करती रही, तमाम लोगों से पूछताछ करती रही, उनके जितने दोस्त दुश्मनों से तफ्तीश हुई, कहीं इसकी बिजनेस राइवलरी तो नहीं है। तो उन्होंने जो बाकी के पहले होटल छोड़े थे, क्योंकि ये हो सकता है कि उन लोगों का फिर होटल नहीं चला, जैसे एक तो रेस्टोरेंट ही बंद कर दिया मासा के जाने के बाद। फिर यहाँ पे मासा सैन फ्रांसिस्को आ गए थे और ये ठीक ठाक चल रहा था, यहाँ पे रश थी, 3-3 हफ्ते की वेटिंग लिस्ट होती थी। तो पुराने जहाँ पे काम किया वहाँ किसी से दुश्मनी, उन सारे पुराने ओनर, उनके स्टाफ, हर एक को खंगाला गया, लेकिन कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिल रहा था। न दुश्मनी की बात सामने आ रही थी, न किसी और चीज़ की। पुलिस के हाथ खाली थे। अब पुलिस के हाथ खाली थे, तफ्तीश में कुछ निकल नहीं रहा, इधर अखबारों में लगातार खबर, क्योंकि एक सेलिब्रिटी शेफ की मौत। तभी सैन फ्रांसिस्को के होमिसाइड डिपार्टमेंट के उस वक्त एक मशहूर इंस्पेक्टर हुआ करते थे, इंस्पेक्टर फ्रैंक फैल्जोन। तो इंस्पेक्टर फ्रैंक के बारे में ये था कि इनको अगर कोई केस दे दो तो फिर वो सुलझने की गारंटी है। ये बहुत ही होशियार इन्वेस्टिगेटर के तौर पर इनको देखा जाता था, इंस्पेक्टर फ्रैंक को। और ये सैन फ्रांसिस्को होमिसाइड पुलिस डिपार्टमेंट में अफसर थे, इंस्पेक्टर थे। तो जब काफ़ी वक्त हो गया, कोई क्लू नहीं मिला, लोकल पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर एक ख़ास इन्हीं इंस्पेक्टर फ्रैंक को इस केस की तफ्तीश में लगाया गया और कहा कि आप इस मामले की जांच कीजिए। अब उन्होंने शुरुआत से इस मामले की जांच शुरू की। दुश्मनी के सारे एंगल, उस रात की पूरी कहानी, घर आना, आखिरी बार 4:30 बजे के बाद मैनेजर का दाखिल होना अपार्टमेंट में, अपार्टमेंट के तमाम लोगों की हिस्ट्री निकाली, सब कुछ निकालते रहे, लेकिन कत्ल की वजह और कातिल ये दोनों सामने नहीं आ पा रहे थे। बहुत वक्त बीतता गया इस दौरान जांच में। धीरे धीरे लोग, मीडिया भी, बाकी लोगों ने भी इस केस के बारे में बात करना बंद कर दिया और कातिल और कत्ल की वजह यानी कि मोटिव सामने नहीं आ रही थी। कई बरस बीत गए। कई बरस बीतने के बाद इंस्पेक्टर फ्रैंक फैल्जोन ने एक खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि मासा का कत्ल किसने किया है, मेरे पास पूरी कहानी भी है, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। लेकिन जो कहानी है और जो केस की कड़ियां हैं वो बहुत पुख्ता तौर पर जुड़ रही हैं, बट एक भी ऐसा सबूत पुख्ता नहीं है जिससे मैं उसको उठाकर हिरासत में लेकर कुछ करूं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर ऐसा करता हूं तो वो फ़ौरन वकील बुलाएगा और अदालत में पेश होगा और अदालत उसे छोड़ देगी, इसलिए कि कहानियों पे अदालत भरोसा नहीं करती। लेकिन मेरे पास कहानी है और यही सच है कि यही कातिल है जिस शख्स के बारे में ये कहानी है। तो इंस्पेक्टर फ्रैंक ने जो अपनी पूरी कहानी सुनाई वो ये थी कि जिस अपार्टमेंट में मासा रहा करते थे उसी 3rd फ्लोर पर एक और फैमिली रहा करती थी। उसमें एक 20 साल का लड़का भी था। मासा के 3 बच्चे थे। तो जब उन्होंने जांच की इंस्पेक्टर फ्रैंक ने, तो ये पाया कि मासा अक्सर बाहर भी रहा करते, उनकी वाइफ भी बाहर रहा करती। तो वो जो सामने 3rd फ्लोर के अपार्टमेंट में एक 20
22 साल का नौजवान रहता था। वो मासा के एक बेटे के बड़ा करीब था और कई बार उसने उसके साथ कुछ गलत हरकतें की। ये बात बाद में मासा को पता चल गई और ये कत्ल से कुछ वक्त पहले की बात है। और जब ये पता चली तो उसमें फिर ये दलील दी गई थी कि जब कत्ल हुआ ये 13 नवंबर 1984 को, तो मासा के की वाइफ और तीनों बच्चे घर पे नहीं थे, बल्कि मासा के फादर और मदर के पास उसने भेज दिया था। तो ऐसा क्यों? तो इंस्पेक्टर फ्रैंक का कहना था कि जब उन्हें मासा को ये सच्चाई पता चली कि उनके एक बेटे के साथ उसी अपार्टमेंट में रहने वाला एक शख्स गलत हरकतें कर रहा है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और फिर उन्होंने कहा कि मैं इसका कुछ इंतज़ाम करता हूँ, या तो अपार्टमेंट चेंज करता हूँ, कहीं और रहूँगा, या जो भी करूँगा। लेकिन उसी वक्त पता चला, सबसे पहला काम उन्होंने यही किया कि अपनी फैमिली को वहाँ से हटा दिया। और उसी को हटाने की वजह से वो सामने जो शख्स था वो गुस्से में आ गया। इसके बाद उस रात जब मासा रेस्तरां से अपने घर पहुंचे रात 2 बजे के करीब, तो वो जाग रहा था। उसके बाद वो घर आया, उसने घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला, इसका दोनों में बहस हुई। मासा को भी गुस्सा था उसके ऊपर। इसी बहस के दौरान हाथापाई हुई। उस हाथापाई के दौरान मासा ने अपना रिवॉल्वर निकाला, लाइसेंसी, और उन्होंने गुस्से में उसको सामने रखकर गोली भी चलाई, लेकिन गोली इधर उधर लग गई। लेकिन वो शख्स इंस्पेक्टर फ्रैंक के हिसाब से मार्शल आर्ट चैंपियन था, उसको मार्शल आर्ट मालूम थी, और वो यंग था। मासा करीब 44, वो करीब 20-22, और ऊपर से मार्शल आर्ट। तो उसने जल्द ही काबू पा लिया और वो पिस्टल जो उसने छीन ली, पिस्टल ज़मीन पे गिर गई। उसके बाद उसने मारना शुरू किया और उसी के पंच और बाकी चीज़ों से गर्दन की एक हड्डी टूट गई और बाकी फिर इधर उधर पटका फ्लोर पे, तो उससे सर्वर फटा, खून निकलने लगा। और ये सब कुछ करने के बाद फिर वो वहाँ से निकल गया और उसने अपने जाते जाते जितनी भी फिंगरप्रिंट्स और ये थे मिटाने की कोशिश की थी। अभी 84 था, उस वक्त तक डीएनए को लेके बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। तो इंस्पेक्टर फ्रैंक ने इस कत्ल के लिए जो मोटिव बताया वो यही कि बेटे के साथ गलत हरकत हो, इसलिए पड़ोसी को गुस्सा आया कि उन्होंने अपने परिवार को वहाँ से भेज दिया और शायद अब वहाँ से जाने की सोच रहे हैं, और दोनों में झगड़ा हुआ। और इस कहानी को लेके जितने भी उन्होंने अपने तर्क रखे इंस्पेक्टर फ्रैंक ने, वो ये थे कि जो भी गार्ड और बाकी लोग थे अपार्टमेंट में, उस रात कोई बाहर से अंदर नहीं आया। जो अपार्टमेंट के लोग थे बस वही थे। एक भी कोई सस्पिशियस शख्स बाहर का अपार्टमेंट में नहीं आया था। किसी ने कोई इस तरीके के शोर या बाकी चीज़ें भी नहीं सुनी, और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे शक हो कि किसी बाहरी आदमी ने आकर ये काम किया, लूटपाट की और बाहर भाग गया। वो भी मुमकिन नहीं था। तो फिर कौन हो सकता था? और उस अपार्टमेंट में कौन हो सकता था जिसका मासा के साथ डायरेक्ट कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो? तो बिजनेस के हिसाब से, रेस्टोरेंट के हिसाब से कोई उस अपार्टमेंट में उनका दोस्त या दुश्मन नहीं था। बाकी जो लोग थे उनके साथ भी बहुत करीबी नहीं थी। तो ले देकर एक, और ये जब फैमिली से बात की, मासा की वाइफ से बात की इंस्पेक्टर फ्रैंक ने, तो ये सारी बातें सामने आई थी उस नौजवान के बारे में और उस बच्चे के बारे में। तो ये सारी चीज़ें थी और ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी बनाई। लेकिन उनके सुपीरियर अफसरों ने कहा कि ये तुम्हारी कहानी, तुम्हारे मोटिव तो सब ठीक है, लेकिन इसमें एक भी विटनेस नहीं है, एक भी इसको साबित करने वाला सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम इस केस को कोर्ट में खड़ा कर सकें और उसे ज़्यादा दिनों तक जेल में रख सकें। तो अगर हम उसको पकड़ भी लेते हैं तो वो 1 दिन के अंदर बाहर आ जाएगा। और यही वजह है कि जानते हुए भी कि मासा का कातिल ये है, ख़ासतौर पर इंस्पेक्टर फ्रैंक फैल्जोन के हिसाब से, कि मासा का कातिल वही शख्स है उसी अपार्टमेंट में रहने वाला, न इस पर कभी कोई चार्जशीट दाखिल की गई, न उस शख्स का नाम किसी कानूनी दस्तावेज में आया, न कभी उसे गिरफ्तार किया गया, न उसे कभी कोर्ट में पेश किया गया। आज 38 साल हो चुके हैं। 38 साल बाद भी आज मासा का कातिल कौन है ये किसी को नहीं मालूम। ये एक अनसॉल्व केस है, अनसुलझा केस है। लेकिन एक ही शख्स है जो ये दावा करता है कि उसे मालूम है कि ये जो केस है अनसॉल्व नहीं है, कातिल उनके सामने है, लेकिन सबूत नहीं है, और वो है इंस्पेक्टर फ्रैंक। तो दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी शेफ में से एक मासाताका कोबायाशी, इनके कत्ल की पहेली आज भी एक पहेली 38 साल बाद। अब देखिए, क्या पता कोई सबूत हाथ आ जाए, क्या पता है T4 का ये मामला है, डीएनए के ज़रिए अगर कुछ सैंपल और बाकी चीज़ें हों तो बहुत सारे उस वक्त में भी केसेस खुले 84-85 में, तो शायद मासा के की भी कत्ल का फाइल खुल जाए और ये सच्चाई सामने आ जाए कि कातिल कौन है। ये भी पता चल जाए कि इंस्पेक्टर फ्रैंक
की जो थ्योरी है, जो उनकी कहानी है, वो कितनी सच है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल की हकीकत ये है कि आज 38 साल बाद भी मासा का कत्ल, उनकी मौत एक पहेली है। तो कहानी में तो फ़िलहाल इतना ही, लेकिन वही अपना सिलसिला। आज पूर्णिमा और लावण्या दोनों बहनें हैं, इन दोनों का जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे पूर्णिमा और लावण्या, आप दोनों को, आप हमेशा अच्छे रहें। और रिपिन कुमार जी की बेटियां हैं ये दोनों। साथ ही राम अवतार, इनका भी आज जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे राम अवतार साहब। और उद्यम गुज्जर साहब ने भेजा है। इसके अलावा एडवर्ड लाल, इनका भी आज बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे एडवर्ड। और ये प्रफुल्ल लाल ने भेजा है। तनु जून, इनका भी आज बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे तनु। साथ ही नैतिक, इनका बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे नैतिक, आप हमेशा अच्छे रहो। और ये वेदपाल आर्या जी ने भेजा है, इनके बेटे हैं। और चरखी दादरी से, चरखी दादरी जब भी याद आता है तो मुझे वही सऊदी एयरलाइंस और कज़ाक एयरवेज प्लेन क्रैश याद आ जाती है। इसके अलावा फिरोज़ अंसारी, ये सऊदी अरब में हैं। और सदरुन खातून, इन दोनों की आज एनिवर्सरी है। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। वैसे ये देवरिया यूपी के रहने वाले हैं। साथ ही अनुभव शर्मा, इन्होंने सवाल किया है कि निठारी केस में पंढेर और कोहली का स्टेटस क्या है। तो मुनिंदर सिंह पंढेर फिलहाल बेल पे जमानत पर बाहर हैं लंबे वक्त से। सुरेंद्र कोहली अभी भी जेल में है। कुछ उसको 3, 4 या 5 फांसी तो हो चुकी है। कुछ मुकदमे के फैसले अभी होने बाकी हैं। एक बार तो फांसी के दरवाजे तक वो पहुंच गया था, लेकिन फिर लौट आया। बट अभी भी उसको फांसी कब होगी, होगी भी नहीं होगी, कुछ मालूम नहीं। लेकिन पंढेर बेल पर है, बाहर है। और आखिर में यह था कि शायद वो पंजाब में अपने घर पर है। साथ ही मोहित पुंज, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। सरताज अहमद इटावा से हैं। थैंक यू सो मच सरताज, आपके मेल के लिए। इसके अलावा बिलाल अरीब, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। और बिकी प्रताप, इन्होंने कहानी की फरमाइश की, बल्कि एक अर्चना नाग उड़ीसा में आजकल चल रहा है, उन्होंने कहा वो कहानी सुनाए। तो बिकी प्रताप साहब, मैं जल्दी सुनाता हूँ ये कहानी। तो फिलहाल आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।